नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंदोलनकारियों के सामने झुक गए। ये मैंने वीडियो बनाया था दो दिन पहले और मैं अपनी इस बात पर अब भी कायम हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा या झुक गए वो, और उनकी जो मांगें थी सब मांगें मान ली। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। इसके अलावा कंपनसेशन देने के लिए सरकार तैयार हो गई। जिन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ उनको वो विड्रॉ करने के लिए तैयार हो गई। और उसके अलावा जो है एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए सरकार एक नया बिल लेकर आ रही है। अब आप देखिए तो ये लगता है कि इन सब मामलों में नरेंद्र मोदी झुक गए, लेकिन ज़रा इसको बारीकी से देखने की कोशिश कीजिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बाद में आऊँगा, पहले इन बातों पर देख लें। कंपनसेशन, छात्रों की मांग क्या थी? तथाकथित छात्रों की 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए उन परिवारों को जिनके बच्चों ने आत्महत्या की। सरकार ने आश्वासन क्या दिया कि नियमों के अनुसार जो अधिकतम दिया जा सकता है वो दिया जाएगा। क्या इसको झुकना कहेंगे? दूसरा, एफआईआर विड्रॉ करने की सरकार ने कहा कि जो बच्चे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, हुई है तो वापस हो जाएगी। जिन लोगों ने हिंसा की उनके खिलाफ एफआईआर वापस नहीं होगी, ये घोषणा नहीं की सरकार ने, लेकिन वापस नहीं हुई है, बल्कि उनके खिलाफ बड़ी तेज़ी से कार्रवाई चल रही है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो है, खासतौर से परीक्षा से संबंधित जो रिफॉर्म है, उनके लिए सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी थी, पहले ही काम कर रही थी, कई कदम उठाए जा चुके थे। उसके बाद जो है नया बिल लेकर आ रही है। और अब कल जो है प्रधानमंत्री ने नंदन नीलेकणी के अध्यक्षता में एक कमेटी भी बना दी है जो इन रिफॉर्म्स का प्रस्ताव तय करेगी। लेकिन अब बात आती है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। मैं यहीं पर कहूँगा कि प्रधानमंत्री झुक गए, लेकिन ध्यान रखिए, झुकना और टूटना ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। 25 साल में नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसी कोई चुनौती नहीं आई जिसके सामने वो टूट गए हों। नरेंद्र मोदी स्ट्रांग लीडर हैं, ये उनके विरोधी भी मानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी रिजिड स्ट्रांग लीडर नहीं है, हठधर्मी स्ट्रांग लीडर नहीं है। वो लचीले हैं, और लचीला आदमी झुक सकता है, और जो झुक सकता है वही तन सकता है। तो अगर आप नरेंद्र मोदी का 25 साल का कार्यकाल देखें, एक तो पहले इस देश में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो लगातार 25 साल तक सत्ता में रहा हो। नरेंद्र मोदी 13 साल मुख्यमंत्री रहे, 12 साल से ज़्यादा हो गए प्रधानमंत्री रहते हुए, और आगे भी रहने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिन लोगों को ये गलतफहमी हो कि जंतर मंतर से निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाया जा सकता है या उनकी सरकार गिराई जा सकती है, वो सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन वो भविष्य की बात है, उसकी बात अभी नहीं करते। धर्मेंद्र प्रधान का प्रधानमंत्री ने इस्तीफा क्यों लिया? देखिए, सरकार पर जब भी कोई दबाव पड़ता है या किसी नेता पर, संगठन पर, या किसी संगठन के मुखिया पर दबाव पड़ता है, तो जो फैसला लेता है इस बात को तोल मोल कर लेता है कि इसका उसको फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। मान लीजिए एक सिचुएशन कि प्रधानमंत्री अड़ जाते और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते, फिर क्या होता? ये आंदोलन आने वाले कुछ ही महीनों बाद जो है 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है उनमें फैलता, और उन्हीं राज्यों तक सीमित नहीं रहता, उसके बाहर के राज्यों में जाता। तो जो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ वो होता तो नहीं यहाँ, लेकिन उसका माहौल बन जाता। उसका असर क्या होता? सरकार नहीं गिरती, सरकार की स्थिरता पर कोई खतरा नहीं आता, लेकिन उसके रेमिफिकेशन सोचिए, उसका असर ये होता, दुनिया भर में संदेश जाता कि भारत में अराजकता है, भारत में अशांति है, भारत में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। दुनिया का कौन सा ऐसा इन्वेस्टर है जो ऐसे माहौल में आकर पैसा लगाना चाहेगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस तथाकथित आंदोलन के लक्ष्यों की ओर ध्यान दीजिए। ये भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एनार्की और भारत की प्रगति रोकने के लिए, और अभी सरकार ने जो कदम उठाए हैं और उठाने जा रही है, जैसे एफसीआरए, ये एफसीआरए से इतनी बौखलाहट है आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये जो विदेशी फंडेड एनजीओ हैं और उनके फंड पर जो वकील काम करते थे
और दूसरे लोग काम करते थे, उन सब के अंदर घबराहट है कि उनका धंधा बंद होने वाला है। उसके अलावा मामला केवल यहीं तक नहीं है, मामला ये भी है कि अलग अलग राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कानून बन रहा है और धीरे धीरे वो ये केंद्रीय स्तर पर भी बनेगा, ये इन लोगों को समझ में आ गया है। दूसरी बात इनको समझ में आ गई है कि एनआरसी आने वाला है। एनआरसी को अब कोई रोक नहीं सकता। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स वो बनेगा ही। नागरिकता का सवाल उसी से हल होगा। ये जो लोग पूछते हैं कि फिर नागरिकता का प्रमाण क्या है, नागरिकता का प्रमाण एनआरसी। एनआरसी के बाद जो कार्ड मिलेगा वो नागरिकता का प्रमाण होगा आपके। दूसरा, वक्फ संशोधन विधेयक को कैसे भूल जाएंगे। सारे मुस्लिम संगठन, आपको जो ये जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठन दिखाई दिए हैं, ये वक्फ एक्ट में संशोधन के कारण आए हैं। और उसके अलावा एफसीआरए में संशोधन जो हो रहा है, जो नया बिल आ रहा है संसद के इसी सत्र में, मुझे लगता है पास भी हो जाएगा। धर्मांतरण पर रोक, देश की डेमोग्राफी बदलने के जितने प्रयास हो रहे थे, जितने तरीके से हो रहे थे, उन सब पर अंकुश लगाया जा रहा है। तो बौखलाहट वहाँ है, विपक्षी खेमे में बौखलाहट है। उस बौखलाहट का एक लक्षण मात्र था जो जंतर मंतर पर हुआ, और प्रधानमंत्री को ये समझ में आ गया था। पहली बार उनके सामने ऐसी चुनौती नहीं आई है। 2002 के गुजरात दंगों के बाद भी साबरमती एक्सप्रेस के 2 डिब्बों में आग लगाकर कार सेवकों को जला दिया गया। उसके बाद जो दंगे हुए, उसके बाद उनके सामने लगातार चुनौती रही, न केवल एनजीओज के जरिए बल्कि केंद्र सरकार और उसके नेताओं द्वारा लगातार इस बात की कोशिश होती रही कि किसी तरह से उनको दोषी साबित करके जेल भेज दिया जाए। और इस प्रयास में वो अमित शाह को जेल भेजने में सफल हो भी गए। एसआईटी बैठाई गई। पहली बार किसी देश के किसी मुख्यमंत्री से इतने लंबे समय तक एसआईटी ने पूछताछ की। और फिर से याद दिला दूं आपको, जब एसआईटी पूछताछ करने के लिए नरेंद्र मोदी के पास पहुंची तो भाजपा का एक भी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं आया। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जब अदालत में पेश होने का समन जारी हुआ तो कांग्रेस सड़क पर उतर आई। वो काम मोदी ने नहीं होने दिया, भाजपा ने नहीं होने दिया, और वो पाक साफ निकल कर आए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और वहाँ से बरी हुए। फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आई तथाकथित किसान आंदोलन की। 2 साल चला, 2 घंटे, 2 दिन या 2 महीने नहीं, 2 साल चला। उसमें सब देशी विदेशी ताकतें लगी हुई थी। उन सब की कोशिश ये थी, और 26 जनवरी को जो लाल किले पर हुआ उसको कैसे भूल सकते हैं। उसके बाद किसी भी सरकार को अपने पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता, गोली चलवा ही देती है। और फिर से याद दिला दूं, बार बार याद दिलाऊंगा, 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के गेट पर इस देश के संतों पर पुलिस फायरिंग हुई। कितने मारे गए उसकी संख्या में मैं नहीं जा रहा, मारे गए ये बात सरकार भी मानती है। तो गोली चली किस लिए? कि वो संसद के अंदर जाना चाहते थे। संसद में घुसने से रोकने के लिए साधु संतों पर गोली चल चुकी है इस देश में। तो इन लोगों को लगता था पहले उस तथाकथित किसान आंदोलन में कि एक गोली चल जाए, उसके बाद फिर सीएए का जो शाहीन बाग का जो धरना हुआ, और उसका नतीजा क्या हुआ? आखिर में हिंदुओं के खिलाफ दंगा हुआ, हिंसा हुई और हिंदुओं को मारा गया। इन सब को देखिए, और उसके बाद से लगातार आप देखिए कि इस सरकार को अस्थिर करने की, मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश हो रही है। अब आप देखिए, अंतर देखिए। सीएए, सरकार बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ थी कि इस कानून को लागू करना ही है। शाहीन बाग चला महीनों तक, देश भर में उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए, हिंसा हुई, सरकार झुकी नहीं। टूटने की तो बात बहुत दूर। सरकार ने उस पर कोई समझौता नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उसका लक्ष्य था, वो उसका मेथड नहीं था, उसका तरीका नहीं था उसको लागू करने का, उसका लक्ष्य था उसको लागू करना। तथाकथित किसान आंदोलन पर सरकार झुक गई, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, और सबसे ज़्यादा आलोचना अगर किसी ने की इसकी,
तो मोदी और भाजपा के समर्थकों ने किए कि डर गए, झुक गए। लेकिन प्रधानमंत्री के सामने बड़ा लक्ष्य था कि क्या देश में अराजकता पैदा होने देते, क्या देश में फिर से, खासतौर से पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद को जड़ जमाने देते, देश की सुरक्षा को खतरे में डालते। उनको सौदा करना था कि देश की सुरक्षा की चिंता करें या वो 3 कृषि कानूनों की। तो उन 3 कृषि कानूनों को बलिदान कर दिया। एक छोटा कंसेशन देकर, मेरी नज़र में अगर आप उस पूरे परिदृश्य को देखें, उसका जो नतीजा हो सकता था उसके बारे में सोचें, तो एक छोटा समझौता था जिसको मिलिट्री की भाषा में स्ट्रेटेजिक रिट्रीट भी कहते हैं, कि आप 2 कदम पीछे हटते हैं ज़्यादा तेज़ी से अटैक करने के लिए, ज़्यादा तैयारी से अटैक करने के लिए। तो उस समय जो ताकतें लगी हुई थीं देश में अराजकता पैदा करने की, हिंसा का दौर शुरू करने की, खालिस्तानी आतंकवाद को फिर से शुरू करने की, उन सब के इरादे ध्वस्त हो गए। कीमत क्या चुकाई सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? 3 कृषि कानून। अब आप सोचकर देखिए कि ये सौदा महंगा था या सस्ता था। अब आज की बात पर आ जाए। इस आंदोलन का टेम्पो बढ़ने दिया सरकार ने। आखिर में सब इस मांग पर आ गए। वो दीपके की जो कॉकरोच पार्टी है, उसके साथ साथ विपक्षी दल भी, कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ नहीं। तो सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया इन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और सरकार कहती रही हम नहीं लेंगे। तो और उत्तेजित होते रहे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से कम में तो मानेंगे ही नहीं, ये तो होना ही है, नॉन नेगोशिएबल है। एक झटके में इस्तीफा करा दिया। नतीजा क्या हुआ? केवल इस्तीफे के आश्वासन पर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया और इस्तीफे की घोषणा से दीपके और उसके साथियों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों के हाथ कुछ नहीं लगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे 3 घंटे, कोई समर्थन के लिए नहीं आया। जिन सांसदों और मुख्यमंत्रियों को लेकर वो गए थे वहाँ पर, उसके अलावा 3 घंटे में दिल्ली में उनके समर्थन में कोई नहीं आया। और वो मुद्दा भी चला गया। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो, ये नारा चल रहा था कई महीने से। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, तो अब गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर प्रधानमंत्री ने देश के विकास में बाधा बनने वाली बहुत बड़ी समस्या को हल कर दिया। धरना खत्म हो गया, आंदोलन खत्म हो गया, दूसरे राज्यों में फैलने से रुक गया, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल बनना था भारत में निवेश के वातावरण के खिलाफ, वो रुक गया। अब तौल कर देखिए, अब इसकी समीक्षा करके देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर प्रधानमंत्री ने सही किया या गलत किया। ये ऐसा कभी नहीं होता कि आप हर युद्ध जीते, लेकिन बड़ा युद्ध जीतने के लिए कुछ लड़ाइयाँ हारनी पड़ती हैं, और वही मोदी करते हैं। एक चीज़ जो नहीं करते कि उनका जो लक्ष्य है उससे समझौता नहीं करते। उनका जो एम है वो उनको मालूम है। दूसरा, एक और काम नहीं करते कि फैसला करने का अधिकार उन्हीं के पास रहेगा। वो दबाव में फैसला नहीं करते, वो फैसला इस आधार पर करते हैं कि इससे देश का, समाज का, उनकी पार्टी का, उनकी सरकार का फायदा होगा या नुकसान होगा। जहां देखता है कि नुकसान हो सकता है वहां नहीं झुकते। सीएए का मामला आपके सामने है। और जहां लगता है कि नुकसान हो सकता है, किसान आंदोलन, और अभी जो ये कांग्रेस जनता पार्टी का अनशन था, आंदोलन था, उसको देख लीजिए। उनको लगा कि अगर इस्तीफा नहीं लिया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। एक छोटे सेक्रीफाइस से उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान बचा लिया। हर फैसले को उसका तोल मोल होना चाहिए, उसका असेसमेंट होना चाहिए कॉस्ट बेनिफिट के आधार पर, कि इससे फ़ायदा ज़्यादा हुआ कि नुकसान ज़्यादा हुआ। अब आप सोचकर देखिए कि इससे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भाजपा को, केंद्र सरकार को, भारत सरकार को और भारत देश को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। बहुत बड़े नुकसान और बहुत बड़े खतरे से एक इस्तीफे ने बचा लिया भारत को। इस रणनीति को आप सही मानेंगे
या प्रधानमंत्री अड़े रहते कि हम तो इस्तीफ़ा नहीं लेंगे, हमारे समर्थक चाहते हैं कि इस्तीफ़ा ना हो तो हम इस्तीफ़ा नहीं लेंगे, तो क्या नतीजा होता? आज पूरे देश में आग लगाने की कोशिश हो रही होती। आज वो आग लगाने वाले हैं वो रो रहे हैं। जो लड़कियां गालियां दे रही थीं जंतर मंतर पर खड़े होके, वो रोते हुए वीडियो बना रही हैं कि हमारी पोस्ट डिलीट कर दो, हमको घर में डांट पड़ रही है, घर से निकाला जा रहा है। मेरा कहना है कि मेरी नाराज़गी उन लड़कियों से भी नहीं है। देश की समस्या, शिक्षा व्यवस्था की जो असली समस्या है उसको समझिए। मेट्रो सिटीज़ और टियर 1 सिटीज़, अब धीरे धीरे टियर 2 में पहुंच रहा है, लेकिन मेट्रो और टियर 1 सिटीज़ में शिक्षा व्यवस्था में जो लोग हैं, जो शिक्षक हैं, जो नीति निर्धारक हैं इन इंस्टीट्यूशंस में, वो सब वोक हैं, लेफ्टिस्ट हैं। उनके बीच में जब ये बच्चे जाते हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, जो उस लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, उसके साथ नहीं हैं, तो एक पीयर प्रेशर पड़ता है। उनको लगता है कि वो अलग थलग पड़ जाएंगे, तो देखा देखी उसमें शामिल हो जाते हैं, और देखा देखी शामिल होने के बाद अपने को उनके साथ साबित करने के लिए और बढ़ चढ़कर जो है इस तरह की बातें करते हैं। दरअसल इस शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया कांग्रेस के राज ने, जिसने पूरी शिक्षा को वामपंथियों के हवाले कर दिया। वामपंथी मतलब केवल हिंसा नहीं, वो दो तरह की हिंसा करते हैं। एक आपने माओवादियों के रूप में देखी उनकी हिंसा, और दूसरी हिंसा है उनकी बौद्धिक हिंसा। भारत की संस्कृति को घटिया बताने की, उसको बदनाम करने की, उसके बारे में तरह तरह के ऐसे भ्रामक प्रचार करने की। अब आप बताइए, अगर ये छात्रों का आंदोलन था तो वहाँ राम और सीता को गाली देने का क्या मतलब था? वहाँ हिंदू धर्म को गाली देने का क्या मतलब था? वहाँ ब्राह्मणवाद का नाश हो इसका नारा लगाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन ये सब लगा। नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का, ये अगर किसी आंदोलन के मंच से नारा लगता है तो आप समझ लीजिए कि उसका उद्देश्य क्या है और उसको चलाने वाले कौन हैं। तो इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सम्यक दृष्टि से विचार कीजिए सारे पहलुओं का, और फिर नतीजे पर पहुंचिए। इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो हमेशा अच्छा होता है इल इन्फॉर्म्ड डिसीजन से। अगर आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है और फिर आप फैसला लेते हैं, या तथ्यों की समझ नहीं है फिर आप फैसला लेते हैं, तो हमेशा गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। अगर ये सब समझकर आप फैसला लेते हैं, चाहे किसी के पक्ष में हो चाहे विरोध में हो, वो आपका फैसला सही होगा, क्योंकि वो आपका निजी फैसला है, किसी से प्रभावित होकर नहीं है, किसी के कहने में आकर नहीं है। तो इसलिए इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी, मोदी, कांग्रेस, केजरीवाल, दीपके, इनकी दृष्टि से मत सोचिए। सिर्फ एक लक्ष्य, एक चीज़ सोचिए, भारत देश क्या भारत के हित में है और क्या भारत के हित में नहीं है। आपका फैसला इसी पर आधारित होना चाहिए, और इस बारे में सारे पक्षों पर सोचकर जो आप फैसला लेंगे, मैं मानता हूँ वो सही होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।